हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी लोग? अब आ रही है ना? चलो बढ़िया बात है। बाकी के बच्चे भी आ जाइए फटाफट से, फिर उसके बाद सेशन को स्टार्ट करते हैं। 30 सेकंड का मैं टाइम देता हूं क्योंकि अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हिस्ट्री में। और सिंपल सी बात है यार, हिस्ट्री को पढ़ने का तरीका यही है कि उसके नामों को बार बार पढ़ो, क्योंकि वो नाम जो होते हैं ना, वो नए नए नाम्स होते हैं जो आपको कभी ना तो सुने होंगे, ना ही आपने कभी उन नामों को कभी आपने पढ़ा होगा। तो इसीलिए वो एक नाम एक प्रकार से आपके लिए नए नाम होते हैं, बट ऐसा नहीं कि वो नाम आपके दिमाग में नहीं बैठेंगे। वो जो ड्यूरेशन है, वो जो टाइम पीरियड है, वो आप लोग याद रखिएगा। उसके थ्रू ही आपको चीजें दिमाग में बिठाना है। तो चलेगा, विदाउट टाइम वेस्टिंग, आज हमारा लेक्चर 2 है। जिन्होंने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो एक बार जरूर आप लेक्चर 1 जरूर देखिएगा, तभी आपको चीजें समझ में आएगी। देखिएगा कि हमारे पास थोड़ा सा मैं कल वाला पार्ट रिवीजन करवा देता हूं आपका लेक्चर 01 का। ओके, तो हमने सर यहां पे कल आपके पास थोड़ा बहुत आपने पढ़ा था कि आफ्टर 707 के बाद अपन औरंगजेब की डेथ के बाद चीजें पढ़ रहे थे। अब आपको पता है कि इसके बाद आपके पास बहादुर शाह, वहां का किंग बहाना था, बहादुर शाह 1 जिसका नाम था। उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे उसके बाद 1712 से लेकर 1713 तक आपके पास जहांगीर शाह आया था। फिर हमारे पास जहांगीर शाह को किसने खत्म करवाया था? फारूक शाह ने। किसकी मदद से? सैयद बरदर की मदद से। तो 1713 से लेकर 1719 तक हमारे पास फारूक शाह रहा। फारूक सियार ने क्या किया था? इन बंदा बहादुर सिंह थे, ओके, इनको क्या कर दिया था? इन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया था इन दिल्ली, मतलब मरवा दिया था। क्योंकि आपको पता है ना, इस टाइम पे ये बहादुर शाह जो बंदा बहादुर है, इनके टाइम में बहुत ज्यादा अटैक कर रहे थे। तो बहादुर शाह ने तो मारा तो नहीं था, बट उसको पीछे की ओर खिसका दिया था। हिमालय की जितनी भी हिल्स होती है उनके पीछे उनको भेज दिया था, बट वो दिल्ली तक नहीं पहुंचने दिया था। बट फारूक शाह ने क्या किया कि इसको पकड़ के रिवोल्ट करके इसके थ्रू, और इसको दिल्ली के अंदर इसको एग्जीक्यूट कर दिया था, मतलब मरवा दिया था। इसके बाद हमारे पास आपने देखा था कि आपके पास आसफ जावन, जिनको आपने निजाम उलग की आपने टाइटल दिया था। ओके, इनको टाइटल मिला था। तो आपने देखा था कि इसके बाद हमारे पास जो ये फारूक सियार है, इस फारूक सियार को भी कौन मरवाएगा? सैयद बदर मार देगा। बालाजी विश्वनाथ आते हैं, बालाजी विश्वनाथ जो मराठा थे, मराठा के पेशवा थे, वो आते हैं, सैयद बदर बुलाते हैं और फारूक सियार को भी वो खत्म करवा देते हैं। और उसी टाइम पे अब देखिएगा कि हमारे पास ये जो सैयद बरदर थे, दिस इज अ किंग मेकर। और यहां पे देखिएगा कि इसी टाइम पे आपके पास मोहम्मद शाह हमारे पास अगला, वहां पे अगला मुगल का किंग बनता है। 1719 से लेकर 1748 तक ये रहता है। इसको रंगीला का टाइटल दिया गया था। ओके, रंगीला का टाइटल दिया गया था। अब देखिएगा कि सर हमारे पास यहाँ पे इसी टाइम पे रंगीला बहुत खतरनाक आदमी था। मैंने बोला रंग रलियों में मस्त रहता था, इसलिए इसको टाइटल दिया गया रंगीला। ओके, मौज मस्ती करता रहता था, इसको एडमिनिस्ट्रेशन से कोई भी लेना देना नहीं था। अब यहां पे क्या करता है कि भाई साहब, इसने सबसे पहले खात्मा किसका किया था? सैयद बरदर का। इसने सैयद बरदर को खत्म करवा दिया था। अब देखिएगा कि हमारे पास 1738 में यहां पे आपने देखा था कि नादिर शाह ने अटैक किया था। बहुत लूट माट मचाई थी इसने, इतनी लूट काट मचाई थी कि मतलब इसने 3 घंटे के अंदर पूरी की पूरी मुगल सेना को खत्म कर दिया था। ओके, और बोला था कि अब जो ये मोहम्मद शाह है ना, जो दिल्ली पे राज करता है मुगलों का, सिर्फ वो अपने 25 किलोमीटर के एरिया में उसका राज रह गया है, क्योंकि उधर से नादिर शाह आ चुका है। बात समझ में आ गया? अब देखिएगा कि सर उसके बाद आपने देखा था कि अब ये जो मोहम्मद शाह है, इसके बाद 1748 से लेकर 1754 तक आपके पास अहमद शाह अब्दाली आपके पास नया दिल्ली का किंग बनता है। अहमद शाह अब्दाली, जो मैंने बोला था वो संजय दत्त का फोटो लगा रखा था कल, देखा होगा आपने। ओके, वही अहमद शाह अब्दाली था। ओके, अब देखिएगा कि सर इसके बाद हमारी चीजें थोड़ी सी बाकी थी। 1754 से लेकर 1758 आलमगीर 2 आपके पास आता है। लेकिन ये जो ड्यूरेशन है, ये जो टाइम पीरियड है ना, ये आपको याद रखना है। अगर ये ड्यूरेशन से आप लोग याद नहीं रखोगे ना, तो आपके दिमाग में बैठेगा नहीं। ओके, नामों को बार बार पढ़ो। अब इनमें से सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन इस फारूक सियार से पूछे जाते हैं, क्योंकि फारूक सियार ने एक फरमान दिया था ब्रिटिश इंडिया कंपनी को। कौन सा दिया था? नाम याद है आपको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन सा फरमान फारूक सियार ने दिया था? कोई बच्चा बता सकता है मुझे कमेंट बॉक्स में? ओके, और वो किस लिए दिया था, वो इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, आपको याद होगा कि फारूक सियार ने जो उसको दिया था, वो इसलिए दिया था, मैग्ना कार्टा उसका नाम था। और मैग्ना कार्टा से उसने क्या बोला था कि आप यहां पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हो, कोई भी टैक्सेस आपको नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ आप 3,000 रुपए पे कर दो, बस पूरे साल के इतने में आपका काम चल जाएगा। तो वो नाम याद रखना, मैग्ना कार्टा। जैसे कि प्रधानमंत्री कोई भी चीज नोटिस देगा ना किसी को कि बेटा ये नोटिस जारी हो गया, तो वो नोटिस दिया था। ओके, वो नोटिस जैसे उस टाइम पे उसको मैग्ना कार्टा बोला जाता था, तो उस टाइम पे वो मैग्ना कार्टा दिया गया था। ओके, तो अभी के टाइम पे भाई चलो ठीक है, प्रधानमंत्री ने नोटिस दे दिया, आप यहाँ पे ये कंपनी स्टैब्लिश कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। ऐसे फारूक सियार मुगल का जो एम्पायर था, उसने बोला कि आप ऐसा करिएगा कि मैं आपको मैग्ना कार्टा प्रोवाइड करता हूँ, मतलब ये कागज आपको प्रोवाइड करता हूँ, मतलब ये नोटिस प्रोवाइड करता हूँ, आप यहाँ पे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट यहाँ पे काम कर सकते हो।
चलेगा, हमारे पास आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये सारी चीजें हमने खत्म कर दी थी और हमारे पास यहां से हमारा सेशन स्टार्ट होगा। नादिर शाह के बारे में पढ़ लिया था, ये कोहिनूर का जो आपके पास कोहिनूर का डायमंड था उसको भी ले गया था नादिर शाह, याद है ना। ये रहा आपके पास अहमद साबदाली, जो आपने मूवी देखी होगी ना पानीपत, ओके, जो आपके पास 1761 के अंदर आपके पास पानीपत का युद्ध लड़ा गया था, वहां पे था ये। अब देखिएगा सर हमारे पास इसके बाद देखो आपके पास 1748 से लेकर 1754 तक आपने ये पढ़ लिया था। अब इसके बाद देख लीजिएगा कि ये जो राजा था ना, ये जो यहाँ पे अगला एम्पायर बना था अहमद साहब दाली, दिस इज इनकम्प्लीट रूलर, ज्यादा अच्छा रूलर नहीं था, इनकम्प्लीट रूलर, ओके, बेकार सा था। इतनी सी बात याद रख लीजिएगा। ड्यूरेशन याद रखो, ड्यूरेशन जो है ना, ये ड्यूरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस ड्यूरेशन से आप जब क्वेश्चन आता है तो ऑप्शंस को आप इलिमिनेट भी कर सकते हो इन्हीं के थ्रू, ओके। आप इलिमिनेट भी तभी कर पाओगे ना जब आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में आइडिया होगा, अरे ये तो पढ़ा नहीं उस टाइम भी, ये तो पढ़ा था, तो उस तरीके से आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। अब देखिएगा सर हमारे पास 1747 से लेकर 1767 तक आपके पास यहाँ पे मुगलों का राज रहता है, ओके। अब देखो यहाँ पे आपको पता है 1748 से लेकर 1754 तक तो आपके पास अहमद शाह अब्दाली रहता है, जब तक आपके पास नादिर शाह, सॉरी, आफ्टर नादिर शाह ईरानी एम्पायर था आपके पास, ये जब तक आपके पास उसके डेथ के बाद भी आपके पास 1747 से लेकर 1767 तक यहाँ पे मुगलों का राज रहता है दिल्ली पे। आगे बढ़ते हैं, आगे बात यहां पे आती है कि आफ्टर 1754 ये जो आपके पास आपको पता है अहमद शाह अब्दाली है, जो ये संजय दत्त है, ओके, ये आपके पास 1754 तक इसने राज किया। अब इस अहमद शाह अब्दाली को कौन मारेगा, इस अहमद शाह अब्दाली को कौन मारेगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो यहां पे एक आता है जिसका नाम होता है गाजी उद्दीन खान, फिरोज जंग थड़ के नाम से जिसे जानते हैं। फिरोज जंग थड़ ये क्या करता है भाई साहब, जो ये आपके पास ये अहमद शाह अब्दाली है, अहमद शाह अब्दाली है, ओके, जो कि दिल्ली में बैठा हुआ है, इसको मार देता है। अब ये फिरोज शाह जंग कौन है, फिरोज शाह जंग, जैसे कि आपको यहाँ पे फोटो भी दिख रहा होगा, ये रहा फिरोज शाह जंग। ये क्या है कि आपके पास सबसे पहली बात ये ग्रांड सन है निजाम उल मुल्क आसफ जा का। निजाम उल मुल्क आसफ जा कहां पे, डेक्कन में, हैदराबाद रीजन्स का एम्पायर निजाम उल मुल्क आसफ जा। उसका ग्रांड सन कौन है आपके पास, फिरोज जंग थड़। अब ये जो फिरोज जंग थड़ है इसका राज कहां पे था पहले, फिरोज जंग थड़ है ना आपके पास मुगल का सूबेदार था, कहां पे, आसाम के अंदर। ये कहां पे बैठा हुआ था बेटा, आसाम के अंदर। तो ये क्या करता है कि हमारे पास इसका मर्डर करवा देता है, किसका, सबसे पहले तो उसको ब्लाइंड करता है, मतलब अंधा करता है अहमद शाह अब्दाली को, फिर उसके बाद उसको बंदी बनाता है और उसके बाद उसको मरवा देता है। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। तो ये आपके पास कौन करता है बेटा, फिरोज जंग थड़। अब ये फिरोज जंग थड़ है ना दिल्ली की कुर्सी नहीं संभालता, ओके। दिल्ली की कुर्सी पे कौन बैठता है इसके बाद 1754 के बाद कौन बैठता है वो देखिएगा। 1754 से लेकर 1758 तक आलमगीर टू बनता है। कौन बनता है बेटा, आलमगीर टू। ये रहा आलमगीर टू। इसकी शकल से ही आपको दिखा होगा कि किसी के सामने भीख मांगता होगा, ऐसा दिख रहा है ना, सेम ऐसा ही था। ये कौन है बेटा, जहांदर शाह। जहांदर शाह जानते हो, सन ऑफ एम्परर जहांदर शाह। जहांदर शाह कौन था, कोई मेरे को कमेंट करके बता सकता है कि जहांदर शाह कौन था, जहांदर शाह कौन था और कितने ड्यूरेशन के अंदर था, ये बताओ। ड्यूरेशन कौन सा था इसका, आपको पता है ड्यूरेशन, आपने देखा था 1712 से लेकर 1713 तक आपके पास कौन था, जहांदर शाही तो था। बिफोर फारूकसियार, बिफोर फारूकसियार, आफ्टर बहादुर शाह वन, ये जहांदर शाह का कौन था, सन था। क्लियर, इतनी सी बात समझ में आ गया। अब देखो भाई साहब, जो आपके पास आलमगीर सेकंड पपेट एम्पायर, पपेट एम्पायर मतलब इसको पपेट की तरह यूज कर रहे थे, ओके। पपेट मतलब होता है ना कि मतलब से नौकर बना के ऐसे कोई यूज कर रहे हो, ऐसे था आपके पास। आलमगीर सेकंड आपके पास क्या है ना, पपेट एम्परर। 1759 आपके पास, 1759 के बाद आपके पास आलमगीर टू को मार देता है ऑन द ऑर्डर ऑफ फिरोज जंग थड़, ओके। तो आपके पास फिर इसके बाद जो फिरोज जंग थड़ है इसको भी 1759 के अंदर इसको भी खत्म करवा देता है। बात समझ में आ गया, इतनी बातें आपके दिमाग में बैठ गई अच्छे तरीके से कि यहां से यहां तक क्या क्या हुआ। अब देखिएगा सर हमारे पास हम मराठों की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा इंडिया का मैप आपको पता होना चाहिए, मराठा के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं यहां पे आपको थोड़ा सा इंडिया का मैप दिखाता हूं। ये देखिएगा कि आपके पास ये, आपके पास यहां पे आपको पता है ये पूरा महाराष्ट्र है, ओके।
ये महाराष्ट्र, इधर आपके पास क्या है, मराठा है। ओके ओके, अब देखिएगा सर हमारे पास ये यहां से ये पूरा मराठा, ये पूरा मराठा स्टेट, ये पूरा का पूरा मराठा स्टेट, गायकवाड़, ये पूरा का पूरा उस टाइम का बता रहा हूं, इस टाइम का नहीं, उस टाइम का, ये वाला भी उस टाइम का रीजन्स बता रहा हूं, उस टाइम का रीजन्स में बता रहा हूं, ये पूरा का पूरा आपके पास क्या है, मराठा स्टेट। अब मराठा स्टेट में आपको सिंधिया दिख रहे होंगे, भोसले दिख रहे होंगे, आपको गायकवाड़ दिख रहे होंगे, होलकर्स दिख रहे होंगे। ओके, ये अलग अलग जगह पे अपने अपने राज करते थे। तो मराठा स्टेट की अब यहाँ पे बात होने वाली है। ओके, अब ये मराठा है ना बहुत तगड़े थे भाई साहब, बहुत लूटपाट मचाते थे। जैसे नादिर शाह इंडिया में आके ना इतनी लूटपाट मचा के गया ना, वैसे ही मराठा भी ऐसे ही थे, जहां पे भी जाते थे वहां पे खून की नदियां बहा देते थे। और इस टाइम पे जो ये ड्यूरेशन चल रहा है ना 1751, ये जो ड्यूरेशन चल रहा है इस टाइम पे मराठा बहुत पावरफुल थे, ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा सर हमारे पास वापस आते हैं, सॉरी, मराठाओं के बारे में बात करते हैं। शिवाजी की डेथ होती है, शिवाजी आपको दिख रहे होंगे, सभी बच्चे इनसे तो परिचित होंगे, 60-80 के अंदर इनकी डेथ हो जाती है। ओके, और इनकी मदर का नाम था जीजाबाई और शाहजी इनके फादर का नाम था। ओके, 60-80 के अंदर इनका डेथ हो जाता है। अब देखिएगा कि सर हमारे पास जो शिवाजी थे उनका बेटा कौन था बेटा, एक तो संभाजी वन जिनकी डेथ हो जाती है 1688 के अंदर, और दूसरा था हमारे पास राजा राम। ओके, दूसरा बेटा कौन था, राजा राम, ध्यान से सुनना, राजा राम रोल में आएगा। अब देखिएगा सर हमारे पास संभाजी वन की जो आपके पास वाइफ थी वो थी येसुबाई। ओके, और संभाजी का बेटा कौन था, साहू जी। इस साहू जी को कौन कौन जानता है, ओके, इस साहू जी को कौन कौन जानता है, ये साहू जी डेथ इन 1749, ये किसका बेटा था, संभाजी का बेटा था। अब जो दूसरा उनका बेटा था राजा राम, ओके, जिसकी डेथ हो जाती है 70 के अंदर, मतलब शिवाजी के 20 साल बाद, और इनकी शिवाजी के 8 साल बाद इनकी डेथ हो जाती है, दोनों बेटों की। ओके, एक की तो 8 साल बाद, एक के आपके पास 20 साल। अब देखो सर इनके बाद हमारे पास राजा राम जो है उनकी वाइफ थी ताराबाई। ओके, और दूसरी थी हमारे पास राजसबाई, दूसरी वाइफ थी राजसबाई। जो सर देखिएगा कि हमारे पास जो ये ताराबाई है ना बहुत रोल में आएगी बेटा, इस ताराबाई का नाम याद रखना, ये ताराबाई का रोल आएगा। अब जो ताराबाई थी ना इसका जो बेटा था वो था शिवाजी टू, कौन था, शिवाजी टू, मतलब शिवाजी के नाम से ही इसने अपने बेटे का नाम याद रखा, अपने बेटे का नाम इन्होंने रखा था। ओके, देखिएगा ये शिवाजी टू हमारे पास है। अब जब शिवाजी का बेटा था कौन था, राजा राम टू, देखो शिवाजी ने फिर अपने बेटे का नाम अपने पिताजी के नाम के हिसाब से रखा, जबकि राजा राम के बेटे का नाम उन्होंने अपने पिताजी के नाम से रखा। ओके, अब राजा राम टू का बेटा कौन है, आपके पास साहू सेकंड, और ये रूलर था कहां का बेटा, आपके पास सतारा, महाराष्ट्र में। अभी जगह कोई जानते हो, कोई बच्चा महाराष्ट्र से होगा तो अच्छे से जानता है कि सतारा वहां पे एक जगह है। ओके, एक सिटी वहां की सतारा, तो ये सतारा में यहाँ पे रूल करते थे। जो दूसरी वाइफ थी वहां पे उनका बेटा कौन था, संभाजी टू, वो संभाजी नहीं है जिनका बेटा साहू था, वो नहीं है, ये दूसरा वाला हमारे पास संभाजी टू है। ओके, जो राजसबाई का बेटा है संभाजी टू, इनका रूल था कोल्हापुर में, और ये कोल्हापुर भी महाराष्ट्र के अंदर ही है। ठीक है, क्योंकि मराठी है तो महाराष्ट्र में होगा, इतनी बात आपके दिमाग में बैठ गई होगी। थोड़ा सा मैं फोकस करूंगा, जिन जिन टर्म पे फोकस करो उन पे फोकस करना। ताराबाई, ओके, और ये साहू के बारे में किसी बच्चे ने बताया नहीं कि ये मतलब साहू कौन था, बताओ जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल, शिवाजी जब तक थे, जब तक यहाँ पे आपको पता है छत्रपति शिवाजी लिखा जाता था, छत्रपति शिवाजी लिखा जाता है ना, अभी भी आप पढ़ते छत्रपति शिवाजी महाराज, तो इस टाइम पे उनके आगे जो लगाया जाता था वो छत्रपति लगाया जाता था। लेकिन इनके बाद है ना पेशवा स्टार्ट हो जाएगा, छत्रपति के बाद हमारे पास यहाँ पे पेशवा स्टार्ट हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, अभी मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। किसी ने बताया नहीं कि कौन थे साहू जी। ओके, अरे यार याद करो, लास्ट वाले सेशंस में हमने बताया था साहू जी वही था, साहू जी वही था जिन्होंने बहादुर शाह वन था ना, बहादुर शाह वन, बहादुर शाह वन ने साहू जी को छोड़ा नहीं था क्या, याद आ रहा है आपको, बहादुर शाह वन ने जो ये छोटी सी उम्र में उन्होंने साहू जी को पकड़ लिया था, और पकड़ने के बाद साहू जी को छोड़ा नहीं था क्या, याद आ रहा है आप लोगों को, मैंने कल बोला था, बताया था कि साहू जी को उन्होंने पकड़ रखा था फिर उन्होंने लेफ्ट कर दिया था, याद आया, वही साहू जी हैं, उनके पिताजी ये संभाजी हैं। रिलेट करने की कोशिश करो बेटा, रिलेट करने की कोशिश करोगे तब जाके ये चीजें आपके दिमाग में बैठेगी। अब देखिएगा सर आगे बढ़ते हैं। अब ये ताराबाई, ये रही ताराबाई, आपको दिख रही होगी यहाँ पे ताराबाई है जो घोड़े पे सवार है। अब इन्हीं ताराबाई पे थोड़ा सा बात करते हैं, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके,
और यहां पे मैं थोड़े से फोटो दिखा देता हूं, फिर इनके बारे में स्टोरी बताता हूं। ये तो रहे आपके संभाजी। संभाजी कौन है? शिवाजी के पुत्र। ओके, एक तो आपके पास एक पुत्र तो कौन था बेटा उनका? राजा राम। और दूसरा पुत्र कौन था? संभाजी वन, जिसका डेथ हुआ था 1688 के में। तो सर ये वही संभाजी हैं जिनकी डेथ हुई थी 1688 के अंदर। अब सर देखिएगा, ये आपको संभाजी, ये संभाजी है और ये संभाजी का पुत्र है। ये कौन है बेटा? ये संभाजी का पुत्र है। कौन है बेटा? साहू। कौन है? साहू। ओके, ये साहू है हमारे पास, साहू। ओके, साहू, ये कौन है बेटा? साहू। और ये है हमारे पास कौन बेटा? ताराबाई। रिलेट करने की कोशिश करना, पूरी स्टोरी बताऊंगा आपको। ये ताराबाई है। और ये कौन है बेटा? बालाजी विश्वनाथ, जिनको सैयद बर्दर ने बुलाया था, सॉरी, बालाजी विश्वनाथ को सैयद बर्दर ने बुलाया था और आपको याद है फारूक सियार को खत्म करवाया था। क्यों करवाया था वो आज आपको पता चलेगा। रिलेट करने की कोशिश करो। सर ये कौन है? ये धन्नाजी राव, सॉरी धन्नाजी जादव। अब ये कौन कौन है, इनके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करने की कोशिश करता हूं, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। अब देखो, ये साहू है ना, आपको पता है मुगल की केविटी में रहा था, मुगलों ने इनको पकड़ रखा था। अब ये बहादुर शाह ने उस टाइम पे छोड़ दिया था ना भाई, जाओ तुमको लेफ्ट किया जाता है। अब जैसे ही इसको छोड़ा तो आपको पता है ना, मराठा में कोई ना कोई तो राज कर रहा होगा ना, तो मराठा की गद्दी पे कोई ना कोई तो बैठा होगा, क्योंकि संभाजी भी तो मर गए थे ना 1688 के अंदर, ये भी खत्म हो गए थे। तो इनके बाद हमारे पास वहां पे ताराबाई थी, ताराबाई का राज चल रहा था। देखो बेटा, यहां पे रिलेट करने की कोशिश करो। यहां पे संभाजी तो 1688 के अंदर इनकी तो डेथ हो गई थी। अब देखो यहां पे 700 के अंदर राजा राम की भी डेथ हो गई थी, उनके दूसरे बेटे की भी डेथ हो गई थी। तो वहां पे राज कौन कर रहा था? ताराबाई कर रही थी। कौन कर रहा था बेटा? ताराबाई वहां पे राज कर रही थी। इन पे फोकस करो थोड़ा सा। ताराबाई वहां पे राज कर रही थी। अब जैसे यहां पे ताराबाई यहां पे राज कर रही है, तो मतलब जब साहू छोड़ा गया, तो साहू तो एक मतलब संभाजी का बेटा था कि अब ये साहू को मतलब साहू राजा बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। तो इन्होंने ताराबाई ने क्या किया? ताराबाई ने क्या किया? स्टोरी ढंग से समझना। ताराबाई ने उनके जो सेनापति थे, कौन थे? धन्नाजी जादव। कौन थे? ये रे धन्नाजी जादव, ये रे धन्नाजी जादव। धन्नाजी जादव से बोला कि तुम जाओ और इन साहू को खत्म कर दो। क्या बोला? कि तुम जाओ और इस साहू को खत्म कर दो, क्योंकि ये मुगलों से छूट के आया है, तो ये मुगलों की ओर मिल गया होगा, इसीलिए बोला कि तुम जाओ और साहू को खत्म कर दो। अब भाई साहब, ये साहू जो हमारे पास है धन्नाजी जादव है, सुनो बार बार नाम सुनोगे तभी तो याद होगा। धन्नाजी जादव है, वो अपने राइट हैंड, इनका राइट हैंड कौन था बेटा? ये रे बालाजी विश्वनाथ, ये रे बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ से बोलते हैं कि तुम जाओ, उनके बारे में जो साहू है ना, उसके बारे में पूरी जानकारी लेके आओ। देखिए कैसा बंदा है, क्या वो मुगलों की ओर मिल गया है, उसके दिमाग में क्या चलता है, क्या रणनीति वो अपने दिमाग में बिठाया हुआ है, तो उससे बात करके आओ। तो ऐसे करके ये भाई साहब विश्वनाथ है ना, बालाजी विश्वनाथ, ये जाते किसके पास है? साहू के पास जाते हैं। साहू के पास जाके वो साहू की रणनीति और साहू के थॉट्स वो देखता है, तो वो उनको मारने के बजाय उनको बताता है कि भाई साहब साहू तो भाई साहब अगला एम्पायर बनने के लायक है मराठाओं का, उसकी तो भाई साहब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत तगड़ा बंदा है। ऐसे आके वो किसको बोल देता बेटा? धन्नाजी जादव को बोल देता है। अब धन्नाजी जादव को जैसे ही बोला, धन्नाजी जादव ने सोचा कि यार अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव है, हमारे पास साहू को ही हम अगला राजा घोषित करेंगे। तो यहां पे यही बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो, अब पढ़ने की कोशिश करो, अब आपको समझ में आएगा। सेनापति धन्नाजी जादव वाज सेंट बाय ताराबाई टू अटैक साहू। ये जो हमारे पास ताराबाई है, इन्होंने किसको भेजा बेटा? धन्नाजी राव जादव को, कि जाओ साहू को मार के आओ। अब साहू किसको? ये जो हमारे पास धन्नाजी राव जादव है, ये किसको बोलते हैं? उनके राइट हैंड किसको? बालाजी विश्वनाथ को। तो धन्नाजी सेंड हिज राइट हैंड मैन बालाजी विश्वनाथ टू मीट साहू, कि तुम जाओ साहू से मिल के आओ कि उनकी रणनीति क्या चल रही है। इन सेक्रेट एंड वेरीफाई इज कंपनीज, उसके बारे में आप जान के आओ। लेकिन बालाजी जब वहां पे जाता है तो उनको तो भाई साहब बहुत अच्छा लगता है कि ये तो अगला राजा बनने के लायक है। तो बालाजी अब उसको मारने के बजाय क्या करता है? उसका सपोर्ट करता है। किसका? साहू का। किसका? साहू का। अब देखो हमारे पास जो ये धन्नाजी जादव है, ये क्या है? ये सेनापति है भाई साहब, सेनापति मराठाओं के सेनापति। जो ताराबाई है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वहां पे कर रही है मराठाओं में, उसके सेनापति कौन है? धन्नाजी जादव।
अब भाई साहब धन्नाजी जाधव क्या करते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई साहब हमारे जो ये हमारे पास साहू है, ये नेक्स्ट ही हमारे राजा बनेंगे, साहू को नेक्स्ट राजा हम घोषित करेंगे। धन्नाजी डिक्लेयर हिम टू बी राइटफुल हियर टू मराठा थ्रोन, कि मराठा के सिंहासन को संभालने के लिए जो राइट पर्सन है वो कौन है, साहू है। ये बात समझ में आ गई, ये बात और ये पेज आपका क्लियर। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, यहां से स्टोरी शायद आपके दिमाग में बैठ गई होगी। अब देखिएगा, अब यहां पे आपको थोड़ा सा मैं बैकवर्ड में लेके जाता हूं, कल की थ्योरी को थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करना। मैंने कल भी बोला था पीडीएफ को बार बार रीड करना, ऑटोमेटिकली चीजें दिमाग में बैठ जाएगी। आपको लगता है कि एक बार में आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएगी, नहीं, एक बार में आप रिलेट नहीं कर पाओगे, बार बार उसको ना रीड करो। अच्छा, अब आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे कल वाली थ्योरी से। आपको पता है 1713 से लेके 1719 तक कौन था, फारूक सियार था कि नहीं था, फारूक सियार था कि नहीं था, था ना बेटा, फारूक सियार था। अब जब ये फारूक सियार था तो इस फारूक सियार को किसने मारा था बेटा, बालाजी विश्वनाथ ने ही तो मारा था। किसने बुलाया था, सैयद बर्दर ने बुलाया था, याद आ रहा है, सैयद बर्दर ने बुलाया था। रिलेट कर पा रहे हो? तो भाई साहब 1713 के अंदर फॉलो ही सक्सेस बालाजी विश्वनाथ अपॉइंटेड पेशवा बाय साहू। अब यहां पे बालाजी विश्वनाथ को 1713 के अंदर पेशवा बना दिया जाता है, किसके थ्रू, साहू के थ्रू। अब साहू अगला थ्रोन का मतलब अगला सिंहासन संभालने वाला राजा हो गया, तो इसको कौन क्या बना देते हैं, पेशवा बना देते हैं। बालाजी विश्वनाथ को कौन बनाता है, साहू बनाता है, क्योंकि सिंहासन पे अब कौन बैठ गया है, साहू बैठ गया है। अब ये फारूक सियार के टाइम पे ही चल रहा है सब कुछ। अब देखो फारूक सियार के टाइम पे ही चल रहा है, तो 1713 से लेकर 1720 तक पेशवा बालाजी विश्वनाथ। तो हमारे अगले पेशवा होते हैं बालाजी विश्वनाथ। देखो शिवाजी तक तो छत्रपति लगता था, अब वो छत्रपति की कोई मतलब इतनी सीमा नहीं रही, थोड़ी कम हो गई। अब उसी चीज को आप क्या बोलने लग गए, पेशवा बोलने लग गए। अब छत्रपति हट गया है, अब पेशवा की ज्यादा मतलब होती ना पावर, तो पेशवा की ज्यादा पावर होने लगी। उस टाइम पे छत्रपति की होती थी, अब पेशवा की ज्यादा पावर होने लगी। तो 1713 से लेकर 1720 के अंदर पेशवा बना दिए जाते हैं बालाजी विश्वनाथ। अब देखो ये जो पेशवा बने ना हमारे बालाजी विश्वनाथ, तो इसी दौरान आप याद करो फारूक सियार को खत्म करते हैं, सैयद बर्दर बुलाता है, इतनी बात याद आ रही है। यहां पे एक बहुत बड़ी बात यह है कि ये 6 मराठा पेशवा थे। ऐसा नहीं था कि पहले भी पेशवा नहीं बन रहे थे मराठाओं में, पहले भी वहां पे पेशवा बन रहे थे, लेकिन ये 6 मराठा पेशवा थे। और दूसरी बात यह थी कि ये भट्ट फैमिली के पहले पेशवा थे, फर्स्ट पेशवा ऑफ भट्ट फैमिली। भट्ट फैमिली है मराठा के अंदर, ओके, तो उस फैमिली से ये हमारे पास फर्स्ट पेशवा थे। इतनी बात समझ में आ गई बालाजी विश्वनाथ के बारे में। अब देखिएगा 1718 का जो ड्यूरेशन है, देखो फारूक सियार का टाइम ही चल रहा है। 1718 में ये क्या करता है कि भाई साहब बालाजी नेगोशिएशन द मुगल मराठा ट्रीटी विद द सैयद ब्रदर्स। जो बालाजी विश्वनाथ है वो क्या करते हैं कि जो सैयद ब्रदर्स है उसके साथ एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं, ओके, समझौता कर लेते हैं। क्योंकि इस टाइम पे मैंने बोला कि ये जो मराठा है ना, ऐसी ट्रीटी क्यों साइन की, वो ट्रीटी समझिएगा। आपको पता है मुगल पावर अब डिक्रीज हो रही है। मुगल पावर औरंगजेब तक तो ठीक थी, लेकिन मुगल पावर अब डिक्रीज हो रही है। अब ये भाई साहब इस टाइम पे मराठा बहुत पावरफुल थे, हद से भी ज्यादा पावरफुल थे। ये जहां से भी निकलते थे ना, जैसे चंगेज खान का नाम सुना होगा ना, कि वो जहां से भी निकलता था वहां पे खून की नदियां बहाता हुआ जाता था। और उस टाइम पे नेशनलिज्म की तो कोई भावना नहीं थी, कोई भारत जैसा कोई चीज तो है थी नहीं, सब अपने प्रांत को, अपने प्रोविंस को बड़ा करना चाहते थे। तो उसी टाइम पे हमारे पास जो ये मराठा थे, ये मराठा पावर बहुत ज्यादा हो रही थी, बहुत हद से भी ज्यादा। जहां पे भी जाते थे वहां पे खून की नदियां बहाते हुए जाते थे। तो इसी टाइम पे जो ये मराठा है, ये जो मराठा है, मराठा पेशवा, तो ये भाई साहब संधि साइन किससे करते हैं, भाई साहब सैयद बर्दर से। सैयद बर्दर याद है ना, कल ही पढ़ाया था, जिन्होंने नहीं देखा जरूर देख लेना। अब ये सैयद बर्दर से ट्रीटी साइन करते हैं। ट्रीटी क्यों साइन करते थे, क्योंकि जो ये मराठा है, जो ये मराठा है, क्योंकि जब इनका राज हो रहा है साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया में हर जगह पे इनका राज है, तो ये क्या करते थे, इन मुगलों से क्या करते थे भाई साहब, टैक्स वसूल करते थे। इन मुगलों से क्या वसूल करते थे, टैक्स वसूल करते थे। क्या वसूल करते थे बेटा, टैक्स वसूल करते थे। तो टैक्स जब मुगलों से आप वसूल करोगे तो भाई साहब फारूक सियार तो नाराज होगा ही सही ना, कि तुम हमसे टैक्स ले रहे हो। तो अब वो ट्रीटी कैसे साइन कर सकता है, ट्रीटी मतलब संधि, और जिसे आप हिंदी में संधि बोलते हो। तो फारूक सियार ने मना कर दिया कि भाई साहब मैं संधि वंधि साइन नहीं करूंगा, इनके साथ, मराठाओं के साथ मैं कोई संधि वंधि साइन नहीं करूंगा। तो भाई साहब देखो, फारूक सियार रिफ्यूज द ट्रीटी
रिजल्ट एन, फिर क्या करता है सैयद बर्दर भाई साहब इसको मरवा देता है फारूक सियार को विद हेल्प ऑफ बालाजी विश्वनाथ। अब आपको ये बात समझ में आई? फारूक सियार रिफ्यूज टू रेटिफाई द ट्रीटी एंड रिजल्ट ऑफ विच द सैयद ब्रदर्स मर्डर्ड हिम। बालाजी विश्वनाथ की हेल्प से इसको मरवा देता है। कल तो मैंने डायरेक्टली बोल दिया था ना कि मरवा दिया था, बालाजी विश्वनाथ ने फारूक सियार को खत्म कर दिया था। सैयद ब्रदर ने बुलाया था, लेकिन मारा क्यों था? रीजन क्या था? रीजन ये था क्योंकि मराठाओं को टैक्स देना पड़ता था, सॉरी मुगल मराठाओं को टैक्स देते थे, तो इससे मुगल थोड़े से नाराज थे मराठाओं से, क्योंकि मराठाओं की पावर थोड़ी सी ज्यादा बढ़ रही थी। तो अब यार टैक्स लेंगे तो वो परेशान तो होंगे ही सही ना, तो कैसे ट्रीटी साइन कर सकते थे? इसलिए वो ट्रीटी साइन नहीं की थी। तो ट्रीटी साइन नहीं की तो सैयद बर्दर तो वैसा किंग मेकर थे, उन्होंने खत्म करवा दिया। अच्छा अब देखो, अब ये जितने भी मुगल्स थे ना, मुगल्स, ओके, मुगल टू पे चौथ, चौथ मतलब पैसा, ओके, पे चौथ 1/4 द रेवेन्यू, तो इसको चौथ बोलते थे। जैसे कि अगर मान लो मुगल अपने राज में मान लो कि हमारे पास 10,000 रुपए वो अपने प्रोविंसेस से कमाते हैं, उनके पास कितना पैसा आता है? 10,000 रुपए। अब ये 10,000 रुपए जब उनके पास आते हैं ना, तो इनका 1/4 किसको देना पड़ेगा? इनको मराठाओं को देना पड़ेगा, मराठा को देना पड़ेगा। मतलब 25% इनको मराठाओं को देना पड़ेगा, मतलब 2,500 रुपए इनको मराठाओं को देना पड़ेगा। ये तो भाई जबरदस्ती है, क्योंकि आप हमारे अंडर में काम कर रहे हो, ऐसा मराठाओं का मानना था। अब देखिएगा कि ये जो मराठा थे, क्योंकि साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा, नॉर्थ में तो थे नहीं, नॉर्थ में भी अभी बड़े नहीं, अभी ये साउथ इंडिया के अंदर ही है। अब ये साउथ इंडिया के अंदर कहां कहां पे बेटा टैक्स ले रहे थे मुगलों से? मुगलों से एक तो डेक्कन, जहां पे निजाम है हैदराबाद में, गुजरात, खंडेस, यहां पे ये टैक्स वसूल कर रहे थे। कितना? 1/4। ओके, अब देखो साउथ इंडिया के अंदर मुगलों को इन्होंने पपेट गवर्नमेंट बना दिया था, कि एक होता है ना कि एक जैसे कुत्ता पालते हैं तो पपेट है उन्हें, है ना, तो पपेट गवर्नमेंट बना दिया था। तो मतलब कोई पावर ही नहीं था साउथ इंडिया के अंदर तो मुगलों का, उनका जो पावर था वो दिल्ली तक ही सीमित था, साउथ इंडिया के अंदर मुगलों का कोई पावर ही नहीं था। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो सर, ये पेशवा के बारे से, पेशवा खत्म हो जाते हैं 1700, बालाजी विश्वनाथ कहां पे खत्म हो जाते हैं? 1720 तक। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई? मेरे को फटाफट सारे बच्चे कमेंट करके बता दो कि आपको इतनी बातें समझ में आई, पूरी चीजें आप कल से थोड़ा रिलेट कर पा रहे हो। अगर कल का थोड़ा सा आपने पीडीएफ बार बार पढ़ा हो ना, वीडियो एक बार ही देखना बेटा, वीडियो 10-10 बार नहीं देखना है, वीडियो एक बार ही देखना, लेकिन पीडीएफ को बार बार पढ़ना है, ओके, तब जाके वो चीजें आपके दिमाग में बैठेगी और आप रिलेट कर पाओगे चीजों को। आपको लगता है कि हम एक बार पढ़ेंगे जिसमें रिलेट कर लेंगे, ना 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 मेरे भाई, एक बार में नहीं होता है, बार बार पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री है यार, ऐसे थोड़ी बैठ जाते हैं। अब देखो, मैंने कल भी बोला था भाई साहब, ये जो बाजीराव है ना, बाजीराव मस्तानी, आप लोगों ने मूवी देखी होगी, बहुत जबरदस्त मूवी है। अब यहां पे जो ये बाजीराव है, उस मूवी के अंदर तो इतना ज्यादा कुछ बताया नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं भाई साहब। देखो इनका जो ड्यूरेशन रहा 1720 से लेकर 1740 तक। अब इस टाइम पे मुगलों में कौन है बेटा? याद करो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला है ना इस टाइम पे। तो हमारे पास देखो बाजीराव पेशवा, इन्होंने भाई साहब इस 20 साल के अंदर 41 बैटल्स लड़े थे, 41 बैटल्स, और 41 ही जीते थे। ओके, इन्होंने मुगलों को है ना परेशान करके रखा था, मुगलों को मतलब तहस नहस कर दिया था, मतलब जहां पे भी जाते वहां पे भी युद्ध जीत के आते, ऐसे थे पेशवा भाई साहब। इनका 20 साल का कार्यकाल है ना, कोई कमजोर नहीं था। 20 साल में इन्होंने ना मुगलों की ना धज्जियां उड़ा दी थी पूरे साउथ इंडिया के अंदर। मतलब साउथ इंडिया का जहां पे भी नाम आता है ना, वहां पे मतलब मराठा है सबसे टॉप पे आते हैं। तो भाई साहब बालाजी विश्वनाथ का बेटा था बाजीराव वन, जो कि बाजीराव मस्तानी में आपको रणवीर सिंह ने रोल किया है, देख लेना, जिसको देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड है आप देख सकते हो। तो ये हमारे अगले पेशवा अपॉइंट किए जाते हैं बाजीराव वन, ओके, उनके फादर की डेथ के बाद। अब देखो भाई साहब, पेशवा ऐसे नहीं बैठने वाला, क्योंकि मैंने बोला ना 41 बैटल्स लड़े थे, जिसमें 41 ही जीते थे, एक भी हारे नहीं भाई साहब। मुगलों को तहस नहस कर दिया था साउथ इंडिया के अंदर, सबसे टैक्स लेते थे कि सब टैक्स दो हमको, टैक्स, सबसे पैसा चाहिए था इनको। जहां पे भी जाते थे बहुत लूटपाट मचाते थे मराठा, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज्यादा पावरफुल थे। अब देखिएगा कि सर हमारे पास ये मराठा है ना नॉर्थ इंडिया की ओर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ओके, अब इनको लगता था कि अब हम बहुत पावरफुल है साउथ में, तो अब थोड़ा सा नॉर्थ इंडिया की ओर भी थोड़ा दौरा किया जाए कि नॉर्थ इंडिया में क्या है। तो अब ये नॉर्थ इंडिया की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब इसी ड्यूरेशन के अंदर सारी बातें चलेगी। अब देखिएगा सर 1725 के अंदर आपको पता निजाम आसफ जावन, अब ये मोहम्मद शाह रंगीला ने निजाम आसफ जाह को कहां पे भेजा था बेटा? डेक्कन में, हैदराबाद में। याद करो, कल से रिलेट करो, बोला था कि तुम वहां की गद्दी संभालो, तो वहां की गद्दी संभालने के लिए निजाम आसफ जाह कहां पे आ जाता है बेटा? डेक्कन के अंदर आ जाता है।
कल वाली चीज अगर आपने पढ़ी होगी तो थोड़ी बहुत आप रिलेट कर पा रहे हो, तो वही है ये निजाम। ओके, तो भाई साहब यहां पे क्या करता है कि निजाम आसफ जहां हैदराबाद सेंड एन आर्मी। ओके, एक आर्मी सेंड करता, सॉरी, निजाम आसफ जहा ऑफ हैदराबाद सेंड एन आर्मी एंड क्लियर आउट ऑफ मराठा चौथ कलेक्ट फ्रॉम कार्नेटिक रीजन्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मतलब मराठा लोग है ना अपनी आर्मी भेजते हैं हैदराबाद डेक्कन में, क्या लेने के लिए? टैक्स लेने के लिए, पैसा दो, क्योंकि उनको चाहिए 1/4। साउथ इंडिया में तो भाई साहब हम मराठा ही पावरफुल है, तो निजाम के पास वो आर्मी भेजते हैं अपनी कि 1/4 टैक्स वहां से वसूल करके आओ। अभी निजाम आसफ जहा जो हैदराबाद में बैठा हुआ है, मतलब जो डेक्कन में बैठा हुआ है, वो उनको चौथ देने से मना कर देता है। ओके, चौथ उनको देता नहीं, मतलब टैक्स नहीं देता। चौथ का मतलब टैक्स नहीं देता है, और जैसे ही वो टैक्स नहीं देता है तो भाई साहब यहां पे होगा युद्ध। नहीं दिया तो युद्ध ही होगा, और क्या हो सकता है। तो 1727 के अंदर बेटा यहां पे युद्ध होता है निजाम आसफ जहा, ओके, और आपके पास बाजीराव के बीच में। तो यहां पे देखिएगा कि आपके पास बाजीराव यहां पे गोरिल्ला अटैक करता है ऑन द निजाम टेरिटरी। गोरिल्ला अटैक होते हैं चुप चुप के, जैसे महाराणा प्रताप ने भी गोरिल्ला अटैक किए थे, तो चुप चुप के वहां पे वो अटैक करते हैं। किस किस के साथ मिल मिलके? एक तो मनोहर राव होलकर, एक रणोजी शिंदे, एक पवार ब्रदर्स। ये अभी इनके बारे में डिस्कस करूंगा, अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, मनोहर राव होलकर और राणोजी शिंदे और पवार ब्रदर्स, इनके साथ मिलके ये निजाम पे क्या करते हैं? चुप चुप के गोरिल्ला अटैक करते हैं। बात समझ में आया? बाजीराव की बात चल रही सब कुछ। अब देखो सर, कल भी एक बात आई थी, बैटल ऑफ पालखेड़। मैंने बोला था दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, पूछता है इसको, और बाकी के बैटल तो ज्यादा पूछता नहीं है, बस इसको पूछ लेता है। बैटल ऑफ पालखेड़ ये कहां पे है? औरंगाबाद के पास में है। तो यहां पे भाई साहब जो मराठा ट्रूप्स थे लेड बाय बाजीराव, जिसे आप बाजीराव लीड कर रहे थे, वो निजाम की आर्मी को हरा देते हैं। कल ही बताया था, याद आ रहा है? कल थोड़ा रिलेट कर पा रहे हो? कल तो पूरा समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आज आप अच्छे तरीके से रिलेट कर पा रहे हो, क्योंकि एक दिन में हिस्ट्री नहीं सीख जाते हो, रिलेट करना पड़ता है। तो भाई साहब 1728 के अंदर एक होता है बैटल ऑफ पालखेड़, जहां पे निजाम हार जाता है। कौन हराता है? बाजीराव हराता है। अब देखिएगा सर, हमारे पास यहां पे अब बाजीराव बहुत पावरफुल हो रहा है। बाजीराव से अब रहा नहीं जा रहा कि अब मैं साउथ इंडिया में नहीं रहूंगा, अब मैं नॉर्थ इंडिया की ओर जाऊंगा। देखो उन्होंने, रणवीर सिंह ने बहुत खतरनाक रोल किया था, आप मूवी देखना, आपके अंदर एक जोश आ जाएगा, खतरनाक वाला ही रोल किया था। क्योंकि बाजीराव ने भाई साहब आज दिन तक एक भी बैटल नहीं हारा, और अपने 20 साल के कार्यकाल में इतना खतरनाक योद्धा होना मतलब बहुत बड़ी बात होती। कोई इसके मुकाबले कोई योद्धा था ही नहीं, सच में बता रहा हूं। तो देखिएगा सर, बाजीराव है ना सेंड एन लार्ज आर्मी अंडर हिज ब्रदर्स चिंपाजी अप्पा वेस्ट मालवा। ये मालवा जो है ना, ये जो अभी आप बोलते हो इंदौर, इंदौर बोलते हो ना, वो इंदौर वाला जो रीजन, एमपी वाला इंदौर, ओके, तो वो इंदौर वाला रीजन की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पे हमारे पास देखो कि वो हमारे पास बाजीराव, दोबारा पढ़ लो इस सेंटेंस को, बाजीराव सेंट एन आर्मी अंडर हिज ब्रदर्स, उनके ब्रदर्स चिंपाजी अप्पा के साथ, वेस्ट मालवा फ्रॉम मुगल्स। यहां पे मालवा पे पहले किसका राज था बेटा? मुगल्स का राज था। अब मालवा को किसने ले लिया? बाजीराव ने, क्योंकि बाजीराव अब नॉर्थ की ओर चढ़ाई कर रहा है, साउथ से नॉर्थ की ओर चढ़ाई कर रहा है, क्योंकि साउथ उसके कंट्रोल में है, तो अब नॉर्थ की ओर भी चढ़ा जाए। तो ये भाई साहब पहले जो मालवा जो है, जिसे आप अभी इंदौर बोलते हो, इस पे किसका राज था? मुगलों का। उसको कौन ले लेता है? बाजीराव ले लेता है। बहुत बढ़िया बात है। अब भाई साहब बाजीराव ऊपर की ओर आ रहा है, ऊपर की ओर आ रहा है, कहां तक पहुंच जाता है बेटा? राजस्थान के अंदर। मराठा रिच अब प्रेजेंट डे 1729 के अंदर वो कहां पे आ जाता है बेटा? आपके राजस्थान के अंदर। अब राजस्थान में वो सबसे पहले यहां पे देखिएगा कि राजस्थान में आपको पता है राजपूतों का राज था, तो यहां पे देखो हमारे पास वो राजपूतों के साथ मिलता है, ओके, इन मेवाड़, नाम तो सुना होगा, एंड जयपुर। राजस्थान का जो पाली वाला रीजन है, पाली जालोर वाला रीजन, उसे मेवाड़ बोलते हो, और जहां पे अभी मैं रहता हूं उसे जयपुर बोलते हो, ओके। तो जयपुर और मेवाड़ के राजाओं से मिलता है, और यहाँ पे संधि साइन करता है, और बोलता है उनसे कि जो आप ये मुगलों को जो पैसा देते हो ना, जो आप उनको टैक्स देते हो, अब उनको नहीं दोगे, अब हमारा राज्य आप हमको दोगे, क्योंकि सबसे पैसा, मन में बोला ना, जहां पे भी जाएंगे लूटपाट मचाते जाएंगे, नहीं देंगे तो मार देंगे। तो भाई साहब बाजीराव कहां तक आ चुका है? मालवा से लेके कहां पे आ गया? राजस्थान में आ गया। और राजस्थान में जो सबसे बड़े राजा थे मेवाड़ और जयपुर के, ओके, उनसे मिलता है कि अब तुम अपना जो टैक्स है मुगलों को नहीं दोगे, मेरे को दोगे। बात समझ में आ गया? तो यहां तक आ गया। अब भाई साहब अभी बताओ, जयपुर से है ना, अब दिल्ली कितना दूर है? जयपुर से दिल्ली आपके पास 110 किलोमीटर, 110 120 किलोमीटर के तकरीबन है, इतना सा दिल्ली है। अब भाई साहब ये छोड़े,
बाजीराव बोलेगा कि भाई साहब दिल्ली को भी क्यों छोड़ा जाए, मुगल वहां पे बैठते हैं ना, तो चलो दिल्ली पे भी चढ़ाई किया जाए। ओके, तो ये दिल्ली पे भी चढ़ाई करते हैं। अब देखो मैंने बोला था ना ये सिंधिया, सॉरी सिंधिया पे बाद में बात करूंगा, पहले जो बात बताना चाहता हूं उस पर सुनिएगा। अब देखो ये जो यहां पे आपके पास ये मराठा थे, राजपूतों के, राजपूत भी इनके अंडर में आ गए। ओके, अब देखो यहां से वो कहां पे चढ़ेगा बेटा, दिल्ली पे चढ़ेगा। कौन, बाजीराव, दिल्ली पे आना वाला है। अब देखो यहां पे 1737 के अंदर बैटल ऑफ दिल्ली, वो दिल्ली के अंदर चढ़ाई कर देता है बाजीराव अपनी छोटी सी आर्मी के साथ, और वहां पे मुगलों की कम आर्मी थी, ज्यादा आर्मी नहीं थी मुगलों की, और वो दिल्ली को फतेह कर लेता है। दिल्ली पे भी वो अपना झंडा फहरा देता है, दिल्ली पे भी। कौन, बाजीराव। आप समझ सकते हो कितना भारी राजा था, मतलब जहां से मुगल दिल्ली से कंट्रोल कर रहे हैं पूरे इंडिया को, मतलब मुगलों के हिसाब से अभी तो पावर कम हो गया, लेकिन मुगल तो यही मानते थे ना कि पूरे इंडिया पे हमारा राज है, और मेन उनका जो सीट था वो कहां था, दिल्ली के अंदर। अब देखो ये उधर से आया, साउथ इंडिया से आया, इंदौर से, मतलब मालवा से, राजस्थान होके दिल्ली को फतेह करके चला गया ये। ठीक है, अब देखो ये दिल्ली पे आया, और दिल्ली पे आने के बाद बाजीराव ने दिल्ली को जीत लिया। और जीतने के बाद, क्योंकि इनके पास भी ज्यादा बड़ी आर्मी नहीं थी, मुगलों के, सॉरी मराठाओं के पास ज्यादा बड़ी आर्मी नहीं थी, और यहां पे मुगल की आर्मी भी बहुत कम थी। अगर थोड़ी सी आर्मी थी तो क्या किया कि बाजीराव ने जीत के वापस वहां से निकल जाओ, क्योंकि क्या पता मुगल दूसरी अपनी आर्मी भेज दे, इसलिए अब उसको जीत के उनको तो अपना एक परचम है ना वो फहराना था, कि बाद में उस टाइम पे न्यूज मीडिया तो थी नहीं, लेकिन कोई भी सुनेगा ना कि साउथ इंडिया से कोई आया और दिल्ली को फतेह करके चला गया, वो था बाजीराव। मूवी जरूर देखना, आपके अंदर जोश आ जाएगा बाजीराव की, उसने रोल किया है, बहुत तगड़ा रोल किया है उसने, और सच में ये उसी के लायक था बाजीराव भी। अब देखिएगा कि यहां पे बाजीराव 1737 के अंदर दिल्ली को जीतता है अंडर पेशवा बाजीराव। ओके, क्विक स्ट्राइक एंड रिट्रेट बिफोर द लार्ज मुगल आर्मी कैन अराइव फ्रॉम मथुरा। मथुरा में जो इनकी बड़ी आर्मी थी मुगलों की, कि जब तक वो नहीं पहुंच जाती वहां पे, उससे पहले निकल लो, तो उसको जीत के वापस निकल जाता है बाजीराव। अब देखिएगा बाजीराव जब इस दौर में गुजरता है ना, देखो कहां से जा रहा है वो, ये पूरा मराठा प्रोविंस से यहां से यहां से यहां तक जा रहा है। तो आप देखोगे कि बाजीराव है ना, बाजीराव बुंदेलखंड को भी सेव करता है। बुंदेलखंड जहां की मस्तानी थी, मस्तानी आई नहीं थी, कि अगर आपने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी हो तो वहां पे देखना, जो हीरोइन कौन है वो जिसने मस्तानी का रोल किया था, नाम ही मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा उसका क्या नाम है। ठीक है, बाजीराव मस्तानी की जो हीरोइन है वो बुंदेलखंड की तो रानी थी, वो आती है ना बाजीराव से हेल्प मांगने मांगने के लिए, कि मुगले हमारे पे राज कर रहे हैं, हमारे पे हमला कर रहे हैं, आप आइए हमको बचाइए। तो ये बाजीराव बुंदेलखंड को भी मुगलों से बचाता है, तो बुंदेलखंड को भी ये 1730 के अंदर मुगलों से बचा लेता है। बात समझ में आ गया। अब देखो यहां पे भाई साहब मुगल, अब देखो मराठा कितनी पावरफुल है इस टाइम पे 1730 के अंदर। हाँ सॉरी, दीपिका पादुकोण है ना, तो दीपिका पादुकोण थी वो। देखिएगा कि हमारे पास 1730 के अंदर मराठा ट्रूप्स प्रेजेंस द मुगल प्रोविंसेस गुजरात इनटू पेंगचौथ। मतलब आप समझ सकते हो कि मैक्सिमम एरिया पे मराठों का राज हो चुका है, क्योंकि वो जहां पे भी जाते वहां पे लूट पाट मचाते हुए जाते थे, और जो भी मिलते उससे यही बात बोलते थे कि अब यहां का राजा मुगलों को कोई टैक्स नहीं देगा, अब वो टैक्स आप हमको दोगे। बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अरे नाम याद नहीं आया, जानता तो हूं, ऐसा नहीं कि नहीं जानता हूं, अब बहुत दिन हो गया यार, मतलब नाम नहीं किया तो स्ट्राइक नहीं किया तो नहीं किया यार। चलिएगा, अब देखिएगा मराठा ट्रूप्स अंडर मालवर, ये बोला ना, मल्हार राव होलकर, राणोजी सिंधिया डिफेक्ट राजा जयसिंह आमेर, जो राजा सिंह जो आपके पास आमेर का राजा था उसे भी हरा देते हैं। मतलब आपके पास देखो ये मनोहर राव होलकर, मैंने बोला ना, राणोजी राव सिंधिया, ये कौन थे इनके बारे में मैं बताता हूं। देखो ये यहां पे मैंने लिख रखा है, अभी थोड़ी देर बाद यहां पे देखो मनोहर राव होलकर, यहां पे आपको थोड़ा सा इस मैप में मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। देखो मराठा प्रोविंस के अंदर सिंधिया भी ये रहे, गायकवाड़ भी ये रहे, ओके, होलकर भी ये रहे, यहाँ का राजा, मतलब यहाँ का राजपाट इन्हीं के हाथ में था, ये रहे भोसले। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहाँ पे मराठा ट्रूप्स अंडर मनोहर राव होलकर एंड रणोजी सिंधिया डिफेक्ट राजा जय सिंह सेकेंड ऑफ आमेर, उसे डिफेक्ट कर देते हैं। मराठा के जो ये मनोहर राव होलकर थे एंड रणोजी सिंधिया थे, ये राजा जय सिंह जो सेकंड थे, जो आमेर के राजा थे, उसे भी वो मतलब वहां से हरा देते हैं। ओके, आमेर का किला नाम सुना होगा, जयपुर में ये।
अब देखिएगा 1736 के अंदर जो बाजीराव है वो विजिट करता है राजपूत कोर्ट इन मेवाड़ एंड जयपुर, कन्विंस देम टू पे चोथ, सिक्योर देयर सपोर्ट रेस्ट मालवा फ्रॉम द मुगल्स। तो भाई साहब ये बात तो मैंने आपको पहले बता दी। अब ये बोल देता है कि जो आपका जो ये एक तो ये मालवा रीजन है, मालवा रीजन है जो कि इंदौर वाला रीजन है, और एक आपके पास जो ये जयपुर वाला रीजन है, ओके उस टाइम पे जयपुर ही था, और एक मारवाड़ वाला रीजन है, ओके ये सब कुछ टैक्स किसको देंगे? अब मुगलों को नहीं देंगे, अब किसको देंगे? मराठा को देंगे। बात क्लियर? किसको देंगे? मराठा को देंगे। अब हमारे पास 1737 के अंदर देखो बैटल ऑफ दिल्ली, मराठा, ये तो मैंने आपको अभी बता दिया ना, ये शायद दोनों सेंटेंस आपके वापस रिपीट हो चुके हैं। ओके 1739 के अंदर 1739 के अंदर बैटल ऑफ बेसिन होता है वसई। ओके वसई जो अभी आप अगर बॉम्बे के बारे में जानते हो तो बॉम्बे में आप देखते होंगे थाना है, अंधेरी है, ओके विरार है, ओके तो वहां पे वसई भी है। अगर आप एंट्री करते हो ना इधर से गुजरात से तो आपके पास सबसे पहले वसई आता है। तो वहां पे एक हुआ था जिसे आप बोला गया बैटल ऑफ बेसिन, ये वसई में हुआ था। तो मराठा गेन सालसेट आइलैंड फ्रॉम पोर्तुगीज, तो यहां पे एक आइलैंड है जो जो पोर्तुगीज के अंडर में था, उसको कौन ले लेते हैं बेटा? मराठा ले लेते हैं। ओके मराठा अपने अंडर में कर लेते हैं। अब देखिएगा कि आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अब बाजीराव का दौर खत्म होता है। अब आता है अगला मराठा पेशवा जिसका नाम है उनका बेटा नाना साहेब। तो आप ये बताइएगा कि बाजीराव आपको पसंद आया कि नहीं आया? कैसा था बाजीराव? मतलब जहां पे भी जाता ना पूरे जोर और शोर से जाता। आप है ना एक बार, कल तो संडे है, आप जरूर भी मूवी जरूर देखिएगा, यूट्यूब पे होगी शायद वो मूवी, है ना, एक बार आप उसकी मूवी देखना कि बाजीराव कैसा इंसान था। बहुत गजब का, बहुत तगड़ा, जहां पे भी जाता, जहां पे लूटपाट मचाता था। ठीक है 20 साल में भाई साहब जितने भी बैटल लड़े ना 41 के 41 ही उसने जीते हैं। अब देखिएगा सर हमारे पास 70-40 से लेके 70-61, ओके उनका बेटा आता है नाना साहेब। अब ये भी बहुत अच्छा वहां का पेशवा था, अच्छा राजा था। तो लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये बाजीराव जैसा ही था, नहीं बाजीराव जैसा तो नहीं था लेकिन अच्छा था। ठीक है बुरा नहीं था, अच्छा ही था। अब देखिएगा कि यहाँ पे आपको पेशवा दिख रहा होगा, अगला पेशवा हमारे पास ये रहता है 70-40 टू 70-61। 70-61 में ये पानीपत का जो युद्ध हुआ था ना, आपको पता है ना 70-61 में आपके पास पानीपत का युद्ध हुआ था, उसमें ये मारा जाता है पेशवा। इसी के बारे में बताता हूं। तो बालाजी राव आई वॉज सक्सीड बाय द सन बालाजी बाजीराव नाना साहेब हैज द पेशवा। ये आपके पास अगले बालाजी राव का बेटा, ओके अगला बालाजी बाजीराव जिसको आप शॉर्ट में नाना साहेब भी बोलते हो, तो ये अगले पेशवा बनते हैं मराठों के। अब देखिएगा कि हमारे पास यहाँ पे जो मैं बार बार बोल रहा था ना, होलकर, होलकर कहाँ के थे बेटा? इंदौर के। ओके सिंधिया कहाँ के थे? ग्वालियर के। गायकवाड़ कहाँ के थे? बड़ौदा के। और भोसले कहाँ के थे? भोसले ऑफ नागपुर कहाँ के किंगडम थे? ये कहाँ के किंगडम थे? सॉरी भोसले ऑफ नागपुर, ये नागपुर के किंगडम थे। ये कहाँ के थे? बड़ौदा के। ये कहाँ के थे? ग्वालियर के। ये कहाँ के थे? इंदौर के। अब नाना साहेब के टाइम पे ना ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे, क्योंकि जब बाजीराव का टाइम था ना, देखो अब जो आपको दिख रहे हैं ना, सिंधिया दिख रहे हैं, होलकर दिख रहे हैं, ये भोसले दिख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे। लेकिन बाजीराव के टाइम पे ऐसा नहीं था। बाजीराव के टाइम पे ना ये थोड़े कमजोर थे, है ना। सबसे ज्यादा बाजीराव जो हमारे पास पूना में बैठता था शनिवार वाड़ा में, वही सबसे ज्यादा पावरफुल था। लेकिन जैसे ही बाजीराव खत्म हुआ और उनका बेटा आया जिसका नाम था आपके पास नाना साहेब, तो नाना साहेब जैसे ही यहाँ पे आया, अब देखो सर हमारे पास नाना साहेब आने के बाद ये जो दूसरे इसके पास के जो भी ये यहाँ का राजपाट कर रहे थे सिंधिया, ये थोड़े से ज्यादा पावरफुल हो गए। ओके अब यहाँ पे थोड़े से ये पावरफुल हो गए, तो अब क्या होता है सुनते जाइएगा। 70-51 में एक पीस ट्रीटी विद बंगाल, पीसफुल मतलब शांतिपूर्वक तरीके से एक ट्रीटी होती है बंगाल के साथ, जो बंगाल का नवाब था उस टाइम पे। इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, तो अभी के लिए याद रखो कि यहाँ पे एक ट्रीटी होती है। क्योंकि आपको इतना तो पता चल गया कि मराठाओं ने ना साउथ से लेकर नॉर्थ इंडिया तक पूरा राजपाट अपने अंडर में कर लिया है। ओके तो अब भाई साहब ये बंगाल में भी जाते हैं। बंगाल कहां पे है? ये रहा बंगाल, तो आप जानते हैं ना, ये रहा आपके पास बंगाल, ये बंगाल वाला। अब ये भाई साहब मराठा कभी भी आक्रमण कर सकते हैं इस पे, बंगाल पे कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। तो सुनते जाइएगा कि यहां पे देखो सर, इस टाइम पे ये बंगाल के साथ एक शांतिपूर्ण तरीके से ट्रीटी करते हैं कि भाई साहब आप हमको क्या दो, पैसा ही तो मांगते थे, जहां पे भी जाते पैसा मांगते। तो यहाँ पे बोलते कि जो ये जो चौथ, जिसे आप चौथ बोलते हो, पे चौथ, चौथ मतलब टैक्स। ओके जो आप टैक्स देते हो वो टैक्स हमारे को दो। कितना दो? देखो बेटा, नवाबो बंगाल से बोलते हैं
कि आप हमको 12 लाख रुपए चौथ दो भाई साहब। 12 लाख रुपए चौथ, उस टाइम पे 12 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम थी और इस टाइम पे भी बहुत बड़ी है। ओके, अब देखिएगा, अब जो मराठे थे उन्होंने बोला कि हाँ अभी के साल के तो हमको 12 लाख दो, लेकिन जो लास्ट में हमने जब आप पे राज नहीं किया था, जब हमने आप पे आक्रमण नहीं किया था ना, तो उसके 2-3 साल पहले का भी दो। ठीक है, तो आप 32 लाख रुपए और दो। मतलब देखो कितने खतरनाक आदमी थे कि हमने जब आप पे आक्रमण नहीं किया था, अभी हमने आप पे आक्रमण कर लिया तो आप 12 लाख रुपए दे रहे हो। इससे पहले तो हमने किया नहीं था ना, आप स्वतंत्र थे, हम इधर आए नहीं, हम इधर आए नहीं तो आपने हमको टैक्स नहीं दिया, तो वो 3-4 सालों का वो भी दो, 32 लाख पुराने भी दो और 12 लाख अभी के भी दो। तो बंगाल वालों से ऐसे करते हैं और इतने पैसे लूट के ले जाते हैं। मतलब एक प्रकार से आप बोल सकते हो कि खतरनाक लुटेरे थे, नेशनलिज्म की कोई भावना थी नहीं। ओके, और मराठा इस टाइम पे इतने पावरफुल थे, मतलब टॉप पे चल रहा था इनका पावर। अब देखिएगा कि सर उस टाइम पे ये उड़ीसा, उड़ीसा को सभी लोग जानते होंगे। ओके, उड़ीसा अंडर द कंट्रोल ऑफ मराठा, उड़ीसा भी इनके कंट्रोल में आ गया था विद मराठा अपॉइंटेड गवर्नर। अब यहां पे मराठाओं ने अपना गवर्नर अपॉइंट कर लिया था उड़ीसा के अंदर भी। बंगाल से भी भाई साहब लेके आ गए, जयपुर में भी आपने देख लिया, मालवा में भी आपने देख लिया, दिल्ली को भी फतेह करके आ गए। इन्होंने छोड़ा क्या है? कुछ भी नहीं छोड़ा है। अब देखिएगा, अब मैंने बोला था ना ताराबाई के बारे में, ताराबाई के बारे में बोला था ना बेटा, ताराबाई ताराबाई ताराबाई, याद आ रही है? ताराबाई, ये देखो, ये ताराबाई, ताराबाई ने क्या किया था कि भाई साहब इस साहू को मार के आओ, साहू को मार के आओ। लेकिन भाई साहब अब साहू नया हमारे पास नया राजा यहाँ पे बन जाता है, क्योंकि इसको मारते नहीं, इसका जो भी दिमाग था, जो भी ये बातें करता था वो बहुत अच्छी लगी थी। अब यहाँ पे क्या होता है, इसी ताराबाई के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, सुनते जाइएगा। अभी ताराबाई वापस लौट के आती है, सुनते जाइएगा बड़े ध्यान से। देखो 1749 के अंदर ताराबाई रिटर्न आफ्टर द डेथ ऑफ साहू। अब यहां पे साहू की डेथ हो जाती है। ओके, साहू की डेथ होने के बाद ताराबाई वापस रिटर्न होके आती है यहां पे, और वापस रिटर्न होकर आने के बाद उनका जो बड़ा बेटा था, सॉरी बड़ा बेटा ने, बेटे का बेटा था, ग्रांडसन, जो था राजाराम सेकंड। याद आ रहा? राजाराम सेकंड, यहां से दिखाता हूं, थोड़ा सा दिखाता हूं मैं आपको। ये देखो, ये रहा राजाराम सेकंड, ये इनका ग्रांडसन है। अब ये इसको क्या बनाती है? नया छत्रपति। ओके, नया छत्रपति इसको बनाती है, नया छत्रपति इसको घोषित करती है। अब देखो बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना इसके बारे में। सर देखो, ताराबाई रिटर्न आफ्टर द डेथ ऑफ साहू, साहू की डेथ के बाद वो क्या करती है? राजाराम सेकंड को क्या करती है? अपॉइंट करती है नया छत्रपति। लेकिन आपको पता है शिवाजी के टाइम पे छत्रपति चलता था, शिवाजी के टाइम पे छत्रपति नाम की थोड़ी रिपोर्टेशन थी। अब जो है ना, छत्रपति की कोई रिपोर्टेशन नहीं है, अब जो रिपोर्टेशन है वो पेशवा की है। किसकी है? पेशवा की है। तो ये नया अपॉइंट किसको करती है बेटा? राजाराम सेकंड को अपॉइंट करती है 1749 के अंदर। अब यहां पे देखो कि हमारे पास 1750 के अंदर ताराबाई रिबेल अगेंस्ट पेशवा बालाजी बाजीराव। अब आपको पता है कि यहां पे इस टाइम पे कौन है? बाजीराव। ओके, अब बाजीराव है तो उससे क्या करती है बेटा यहां पे? तो बालाजी बाजीराव कौन है? नाना साहेब। ये बाजीराव वन नहीं है, नाना साहेब है, नाना साहेब। ओके, ये जब नाना साहेब है तो नाना साहेब से क्या करती है? यहाँ पे युद्ध करती है। तो युद्ध करने के बाद क्या होता है कि भाई साहब यहाँ पे रिबेलियन होता है, और उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। राजाराम जो ये है हमारे पास सेकंड, इसको नया छत्रपति बना दिया जाता है। अब नए छत्रपति की कुर्सी पे इनको थमा दी जाती है कि आप नए छत्रपति को यहाँ के इसको संभालिएगा। लेकिन आपको पता है बालाजी बाजीराव को पहले से ही पता था कि अब जो छत्रपति है ना उसकी कोई औकात नहीं रही है, अब वो मतलब एक नॉर्मल सी बस नाम के लिए छत्रपति रह गया। अब जो पावर है वो पेशवा के पास जाता है। ओके, पावर जो है वो पेशवा के पास जाता है। तो जो नया छत्रपति राजाराम टू यहाँ पे बनाया था, उसको जो बालाजी बाजीराव थे उनको हटाते नहीं है। वो बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं, हमारे वंशज है, इनको भी रहने दीजिएगा, अगर उनको वो खुश है छत्रपति लगाने से तो कोई दिक्कत नहीं, आप छत्रपति रह के बने रहिएगा, लेकिन उनके हाथ में कोई पावर नहीं है, वो पावरलेस है। ओके, तो फ्रॉम हियर छत्रपति बिकेम पावरलेस फाइगरहुड। ओके, तो रियल पावर किसके पास है? पेशवा के पास। बात क्लियर? तो इसी के साथ ये मराठा वाली जो डायनेस्टी है ये खत्म होती है। ओके, जो छोटे मोटे रजवाड़े हैं ओके वो आते रहेंगे आने वाले टाइम पे। लेकिन यहां तक आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपके दिमाग में चीजें बैठी या नहीं बैठी। ओके देखो,
हिस्ट्री है ना ऐसी चीज है ना, अभी आपको लगता है कि एक बार में आपके दिमाग में बैठ गई, ना 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 मेरे भाई, आधी चीजें ऐसी होगी जो आपके दिमाग से ऊपर से जा रही होगी। मैंने बोला ना, नामों को फोकस करो, ड्यूरेशंस को फोकस करो। पहला टारगेट हमारा ड्यूरेशन होना चाहिए, चलो ठीक है। दूसरा नाम, दूसरी चीज हमारे पास नाम होना चाहिए कि ये नाम क्या है। ओके, ये नाम के बाद है ना जो ट्रीटी होती है ना, संधि, चलो ठीक है संधि हुई, किसका किससे युद्ध हुआ, ऐसे धीरे धीरे पिक्चर बैठेगी। आपको लगता है कि नया नया सर हमको एक दिन में हमारे दिमाग में बिठाना है, ना ना मेरे भाई, एक दिन में आप दिमाग में नहीं बिठा सकते हो। ओके, टाइम लगता है थोड़ा सा। बार बार मैं इसीलिए बोलता हूं कि ये पीडीएफ में आपको जो प्रोवाइड कर रहा हूं इसको बार बार रीड करिए, जो मैंने बोला है ना उसको बार बार रीड करिए, आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएगी, ये स्टोरी आपके दिमाग में चलेगी। ओके, सर हिंदी में लिखा होता तो और भी ज्यादा समझ में आता। ओके, ऐसा कुछ नहीं है यार, मतलब मैं खुद हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ दोस्त। ओके, मैं कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं हिंदी मीडियम का ही हूँ। अगर हम समझ सकते तो आप क्यों नहीं समझ सकते। ओके, ज्यादा डिफिकल्ट चीजें नहीं है, मैंने बोल दिया। ओके, पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। ओके, तो आप समझ ही जाओगे। ठीक है दोस्त, चलेगा। थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।